Very good evening, boys and girls. Very good evening, boys and girls. Good evening, sir. I welcome you to yet another session of CA Foundation Economics. CA Foundation के इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर शुरू किया है द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का ये चैप्टर जो हमने अभी शुरू किया है, इसका डिस्कशन पार्ट हमें आगे लेना है. अब तक हम थ्योरी पार्ट जो कुछ भी चैप्टर में था वो कंप्लीट कर लिए. बेसिक थ्योरी जहां पर हमने देखा व्हाट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ समथिंग मटेरियल और इमटेरियल विच हैज सम यूटिलिटी. प्रोडक्शन कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. हाया ना, राइट? ना यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड विद वेरियस फॉर्म्स, बाय प्लेस यूटिलिटी, बाय टाइम यूटिलिटी, बाय फॉर्म यूटिलिटी. Place, time, form, all of these types of utility. All these are different types of utility. Yes or no? All these are different types of utility. Yes or no? Right? So later on we understood and we started discussing the main important elements of production that are nothing but the factors of production. Now production process is possible without factors of production. There are various factors of production, but out of the various factors of production, the basic four important factors which are required for any sort of production of goods and service are land, labor, capital and entrepreneur. We understood each and every bit, all the features, all the characteristics, all the functions of each and every factor of production and their role in the production process. Right? Now that we are clear with the entire theory of all the factors of production, now let's move on to the next heading, that is production function. बार बार बोल रहा हूं, रिजल्ट के दिन भी यही बोलूंगा. उस दिन में तुम यही देखोगे कि यही सब्जेक्ट नैया पार लगाती है. याद रखो, इस सब्जेक्ट को जितने सीरियसली पढ़ोगे, जितना दिल लगा के पढ़ोगे, एक तो समझने के लिए इजी है, आसान है, सॉल्व करने के लिए भी एमसीक्यू है, जितना डेडिकेशन इस पेपर के लिए दोगे उतने आपकी सीए फाउंडेशन की फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. यू हैव टू गिव योर 100% टू दिस पेपर इफ यू वांट टू सीरियसली क्लियर योर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनका रिजल्ट निकाल कर देखिए क्या रिजल्ट है. जैसे अभी का ये रिजल्ट है विच इज ऑफ नवंबर 2020. 12-13 of them have cleared. All of them have scored more than 60 marks in this paper. Ultimately, जब स्टूडेंट बाकी पेपर में ठीक ठाक कर लेता है, एक ही जगह आकर बात रुक जाती है, वो है आपका एग्रीगेट. एग्रीगेट यानी ओवरऑल आपके 200 मार्क्स होने चाहिए. 40 हर एक पेपर में अगर स्कोर रहा तो फिर 160 होता है, तो फिर बिलो एग्रीगेट. एग्रीगेट का क्राइटेरिया 200 प्लस का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कोई है, सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है, सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है, वो है सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक्स और बीसीके का पेपर. बाकी सारे पेपर माय डियर फ्रेंड्स आर वेरी टफ टू हैव अ कमांड ऑन, नॉट इम्पॉसिबल. जैसे लॉ में आपको पढ़ाता हूं, उस शिद्दत से, उस डेडिकेशन से पढ़ोगे तो लॉ में भी कमांड दिखेगा. जिस तरीके से अकाउंट्स में डिसेंसी लगती है, प्रैक्टिस लगती है, वहां भी दिखेगा. जिस मेहनत से भक्ति मैम आपका मैथ्स करवाएंगे उसे आप करते रहोगे तो वहां भी स्कोर दिखेगा. जो जितनी डेडिकेशन दिखाएगा, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जो जितना अपने आप को झोंक देगा, उसको उतना रिजल्ट मिलेगा. लेकिन सीए फाउंडेशन की रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा ये पेपर ही आपकी नैया पार लगाएगा. तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन. वी हैव सीन डिमांड फंक्शन, वी हैव सीन सप्लाई फंक्शन. यस और नो? वी हैव सीन डिमांड फंक्शन, वी हैव सीन सप्लाई फंक्शन. व्हेन वी टॉक फंक्शन, दिमाग में क्या आता है? एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई, वेयर एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई. X is dependent on Y. X is dependent on Y. Right? On the same note, we got to understand the factors. We got to understand the production function. Now, production is function of, without which the production can't be done. So, is it the factors of production?
If there are no factors of production, can there be production? बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिना लैंड लेबर कैपिटल के क्या प्रोडक्शन हो सकता है? और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन हो सकता है. सो कैन आई से प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. हाँ या ना? प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ factors of production. Production is a dependent variable. That means production depends on factors of production. Hence production is function of factors of production. They are land, labor, capital and entrepreneur. Abhi okay. Production is the process where the input are converted into output using the factors of production. Hence output is equal to function of input or production, or is equal to factors of production. Production is function of land, labor, capital and entrepreneur, that are nothing but the factors of production. The maximum amount of output that can be produced with a given input is called as production function. The maximum amount of output, the maximum amount of output that can be produced with a given input is called as production function. The maximum amount of output that can be produced with the given input is called as प्रोडक्शन फंक्शन. जो इनपुट है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उससे जितना मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स बट प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितनी क्वांटिटी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपका आउटपुट निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Minimum amount of input that are required to produce a given level of output is also a production function. यानी कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसा अचीव किया जा सकता है, दैट इज आल्सो स्टडीड एंड लर्न अंडर द प्रोडक्शन फंक्शन. अब इस प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ अपने अजम्पशंस है. देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हिच हैव स्टडीड अंडर द प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन में गोल ये है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कम इस्तेमाल करके अगर ज्यादा आउटपुट निकालते हैं, दैट मींस एट मिनिमम कॉस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ज्यादा फैक्टर्स अगर मैं यूज करता हूं प्रोडक्शन में, तो इसका मतलब मैं ज्यादा कॉस्ट इनकर करता हूं, है ना? अगर मैं कम फैक्टर्स यूज करता हूं तो कम कॉस्ट इनकर करूंगा. तो अगर मैं कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट निकाल पाता हूं तो अल्टीमेटली अनडाउटेडली मेरे बिजनेस में क्या हो सकता है? प्रॉफिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ देयर आर सर्टेन assumptions of the production function. First, expressed with respect to time. Expressed with respect to time. Production is expressed with respect to time. Production is expressed with respect to time. Again, how do we measure production? We measure it in terms of time. Production per day, production per week, production per month, production per year. है ना? So are we trying to denote the production with respect to time? है ना? And you know, whenever we denote anything with respect to time, it is called as a flow concept. It is called as a flow concept. Next, expressed with respect to time, technology remains constant. With the change in technology, every level of input is going to give us the different level of output. So with the given technology, with the minimum input, if we are able to produce maximum output, that is production function. If technology changes, with the given input, we can change the production also. So production function tries to study maximum output with the given input at the constant state of technology. Because if state of technology changes, then production function can't be applied in that particular scenario. जहां पर input is not generating maximum output, but the changed technology will be generating maximum output. Divisible factor of production. एक और assumption ये production function करता है कि सारे factors of production divisible है. सारे factors of production क्या है? Divisible है. सारे factors of production क्या है? Divisible है. All the factors of production are divisible. That means they can be divided as per their need. They can be divided as per their need. Producer uses the best technology for the production. और जो प्रोड्यूसर अभी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस के हिसाब से बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होगा. ये सारे assumptions है ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन
has to be understood with two different timelines. Production function has to be understood with two different timelines. Short run production function and long run production function. ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके हिसाब से आगे लॉ बदलेंगे. शॉर्ट रन में प्रोडक्शन के अपने लॉ है, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन के अपने लॉ है. शॉर्ट रन के लॉ लॉन्ग रन में नहीं अप्लाई होते, लॉन्ग रन के लॉ शॉर्ट रन में अप्लाई नहीं होते. द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी अंडरस्टूड एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी स्टडीड अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन यानी कम समय सीमा में और ज्यादा समय सीमा में. जब हम कम समय सीमा में प्रोडक्शन फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए जब समझेंगे, दैट विल बी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. The period in which all the factors of production except any one of the factor of production are assumed to be constant is termed as short-term production function. Is termed as short-term production functions. The period in which all the factors of production are variable. The period in which all the factors of production are variable is termed as long run production function. Is termed as long run production function. Labor is considered to be variable in short run. Now production function, my dear friends, प्रोडक्शन फंक्शन, इसे हम दो टाइमलाइन के हिसाब से समझ सकते हैं. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करो. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड and cannot be changed. Only one factor of production out of all the factors of production can be changed, and that is normally considered to be as labor. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से लेबर को छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल फिक्स्ड रहते हैं, उसे हम बदल नहीं सकते. शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है जो कांस्टेंट नहीं होता वो है लेबर. इसका मतलब हम शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल को बदल सकते हैं, वो है लेबर. यानी बिजनेस में अब इसका मतलब क्या है समझाता हूं. लॉन्ग रन अज्यूम्स दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. नाउ अंडरस्टैंड दिस विद द पॉइंट. लेट्स से आई हैव स्टार्टेड विद इडली स्टॉल. मैंने एक इडली का ठेला लगाया है और ठेले के हिसाब से मेरा काम शुरू किया है और मेरे को दिन ब दिन अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके वजह से मेरा काम बढ़ रहा है. ठीक है. नाउ देयर आर टू प्रोडक्शन फंक्शन अंडरस्टैंडिंग विद द लॉन्ग रन, अंडरस्टैंडिंग विद द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन के अंदर मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, सब अच्छा मिल रहा है. डू यू थिंक इट इज वेरी सिंपल टू मैनेज मोर एडिशनल कैपिटल, मोर एडिशनल लैंड, मोर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट रन? समझ लो अभी मैंने गाड़ा शुरू किया है, गाड़ा शुरू करके मेरा रिस्पांस अच्छा चल रहा है. एक महीने से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने हुए बिजनेस अच्छा चल रहा है. तो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा अभी आगे चल के उड़पी होना चाहिए. लेकिन उड़पी का जो ख्वाब है क्या इमीडिएटली सही होगा? इमीडिएटली क्या मैं उसको पूरा कर सकता हूं? साल 6 महीने में कर सकता हूं क्या? नहीं. एक साल भर के, एक शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, एक साल भर के अंदर क्या मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं क्या? नहीं. क्योंकि गाड़े से उड़पी पे जाना यानी मोर लैंड इज रिक्वायर्ड. क्या चाहिए? मोर लैंड. यस और नो? मोर कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. व्हाट विल बी रिक्वायर्ड? मोर कैपिटल. मोर लेबर विल बी रिक्वायर्ड. राइट? मोर लेबर विल बी रिक्वायर्ड. इसके हिसाब से जब मैं मेरे गिवन गाड़े वाले स्केल से उड़पी के स्केल पे जाने वाला हूं तो मुझे हर चीज ज्यादा मात्रा में लगेगी. रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, दुकान बड़ी लगेगी, जगह ज्यादा लगेगी, हर चीज बड़ी लगेगी. तो बहुत सी चीजों का एडजस्टमेंट मुझे करना होगा. बेसिकली ये सब चीजें करने के लिए मुझे पैसा भी ज्यादा लगेगा. अभी तो मैंने गाड़े की शुरुआत की है, उसी का पैसा जैसे तैसे जोड़ा है, उसमें काम करते करते मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है. रोजाना मैं 500-1000 रुपए कमा ले रहा हूं.
लेकिन क्या मैं इस 500,000 रुपए की 2-4 महीने 6 महीने की कमाई में इमीडिएटली एक उड़पी बनाने का निर्णय ले सकता हूं क्या, जहां पे मैं 50 लाख रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी है, 10-15 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट मुझे करना है? कैन आई डू इट इन शॉर्ट रन? कैन आई डू इट इन शॉर्ट रन? कैन आई डू इट इन शॉर्ट रन? तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट रन में अरेंज करना थोड़ा सा नामुमकिन है। शॉर्ट रन के अंदर कोई भी बिजनेस जितना चाहे उतना पैसा अरेंज नहीं कर पाता, जितना चाहे उतना लैंड अरेंज नहीं कर पाता। इमीडिएटली उड़पी बनाना मतलब दुकान लेना, दुकान का रेंट भरना, उसका डिपॉजिट देना, इतना पैसा कहां से लाएंगे अपन? समझ में आ रही है क्या बात? तो जो भी बिजनेस होता है वो बिजनेस अपने बिजनेस में एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे जो निर्णय है ये फटाक से शॉर्ट रन में इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो नॉर्मली फिक्स्ड देखी जाती है। वो नॉर्मली क्या देखी जाती है? फिक्स्ड। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जिसको बदल सकता हूं। अभी मेरे गाड़ी पे एक वस्ताद है, एक की जगह पे 2 वस्ताद लगा सकता हूं, 2 की जगह 3 वस्ताद लगा सकता हूं, 1 वेटर की जगह 2 वेटर लगा सकता हूं। यानी पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर एक ऐसा फैक्टर है जिसे शॉर्ट रन के अंदर बदला जा सकता है, जिसे शॉर्ट रन के अंदर बदला जा सकता है। गाड़ी पे कमाई अच्छी हो रही, काम चल रहा है, 2 हेल्पर एक्स्ट्रा लगा लूंगा, 3 हेल्पर लगा लूंगा, 4 लगा लूंगा। तो जैसे मेरे पास शॉर्ट रन में बदलाव होगा उसके हिसाब से लेबर को मैं एडजस्ट करता हूं। लेकिन शॉर्ट रन में कैपिटल एडजस्ट होता है क्या? शॉर्ट रन में उड़पी का जितना इन्वेस्टमेंट है सब चीजों में, फर्नीचर में, लैंड में, लेबर में, इतना सब पैसा एडजस्ट होता है कि शॉर्ट रन में? डू यू थिंक इट इज दैट सिंपल? डू यू थिंक इट इज दैट सिंपल? नो। सो शॉर्ट रन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो इससे हमें यह समझ में आता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट वन आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। The only variable factor which is considered to be variable in short run is labor. Labor can be adjusted. Is labor. Labor can be adjusted. Labor can be adjusted. Hi Anna. Hi Anna. Yes or no? Labor can be adjusted. But you can't adjust capital. But you can't adjust land and other factors. यही गाड़े पे मैं चल रहा हूं, मेरा गाड़ा सालन साल अच्छा चल रहा है, मैं हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा हूं, बीसी में पैसा भर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सब कर रहा हूं और धीरे धीरे पैसा अक्यूमुलेट कर रहा हूं। क्या 5 साल के बाद मैं इस पोजीशन में रहूंगा कि अपनी उड़पी बना सकूं? हाँ या ना? आपने देखा है बहुत से छोटे मोटे ठेले वाले उसी जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर होटल बनाए, किए नहीं किए? वाटिका कितना था? इतना सा था। आज वाटिका कितना बड़ा है? क्या वो फटाक से 1 साल के अंदर हुआ? क्या वो 1 साल के अंदर चुटकी में हुआ या फिर उसे एक दौर लगा, एक टाइम लगा? क्या लगता है? टाइम लगता है ना? जब कभी भी कोई दुकान या कोई बिजनेस बड़ा होता है, अब रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी हुई, क्या वो रातों रात में हो गई? क्या वो 1 साल में हो गई? क्या वो 2 साल में हो गई? या एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन चलेगी तब जाके अब बड़ा 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 सब स्केल दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? उनके पास भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी शॉर्ट रन में उतनी ज्यादा नहीं होती है, शॉर्ट रन में उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मेरे जो उड़पी का ख्वाब जो मैं देख रहा हूं, जहां मुझे कैपिटल लाना पड़ेगा, लैंड लाना पड़ेगा, बाकी सब चीजें लाने पड़ेगी, फर्नीचर लेना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी, तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी बेटा? जब मैं उसके लिए सिस्टमेटिक प्लान करूं और एक लंबे दौर में एक अच्छा खासा एक दौर जाने के बाद प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद एडजस्टमेंट होकर उड़पी हो सकता है। आज मैं उड़पी नहीं, आज मैं गाड़े पे हूं, लेकिन मैं सिस्टमेटिक तरीके से पैसे बचाते रहा, पैसे बाजू में करते रहा, जमीन देखता रहा, धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्टमेंट करता रहा, जमीन खरीदता रहा, ऐसे करते करते धीरे धीरे जब मैं जाऊंगा तो 5 साल के मेरे पास सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे जिससे मैं मेरा गाड़ा हटाकर एक नए उड़पी में 5 साल के बाद जा सकता हूं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लंबे दौर का वक्त है, अगर लॉन्ग रन है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। यस और नो? You can make provision, I can make provision for money for my Udupi if I have 5 years in hand. But let's say if I have to make same provision for Udupi in 5 months, do you think it will be possible? Do you think it will be possible? So इससे क्या समझ में आया? लॉन्ग रन के अंदर all the factors of production are variable. That means you can adjust all the factors of production in long run. जैसे चाहे वैसे आप एडजस्ट उसको कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर किसी भी फैक्टर को एडजस्ट करना नामुमकिन है। सिवाय फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसे बदला जा सकता है, वो है लेबर।
So under short run production function, all the factors of production are considered to be constant except one variable factor that is normally considered as labor, and under long run all the factors of production are considered to be variable. इसका लॉजिक समझ में आया? Are you getting the logic? किसी को कुछ पूछना है? Yes. अब प्रोडक्शन फंक्शन में कॉब और डगलस एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है. प्रोडक्शन फंक्शन पे उनकी अपनी एक थ्योरी है. कॉब और डगलस एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिनका मानना है कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत से अनगिनत फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन असल प्रोडक्शन दो ही फैक्टर करते हैं, एक है कैपिटल, दूसरा है लेबर. उनके हिसाब से लैंड का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में कुछ नहीं. एक तरह से सेंस लगा, लैंड पे एक बार फैक्ट्री बिल्डिंग बना दी, बाद में डे टू डे उसके प्रोसेस के ऊपर उसका प्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं होता. लेबर तो डेली बेसिस पे प्रोडक्शन में दिन रात काम करता है, और वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है जो डेली बेसिस के कैपिटल पे से आता है, वर्किंग कैपिटल में से. तो कैपिटल और लेबर ये दो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं. हाया ना? डोंट यू थिंक प्रोडक्शन प्रोसेस में सभी फैक्टर्स के मुकाबले लेबर और कैपिटल का सबसे ज्यादा योगदान होता है? हाँ या ना? यस और नो? डू यू अग्री? अनडाउटेडली लैंड इज रिक्वायर्ड, अनडाउटेडली एंटरप्रेन्योर इज आल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन असल प्रोडक्शन फंक्शन में जो जी जान लगाता है वो दो फैक्टर, वो है कैपिटल और लेबर. कैपिटल है, लेबर है. तो कॉब और डगलस का यही कहना है कि प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. वो इसके अलावा प्रोडक्शन को किसी और चीज का फंक्शन नहीं समझते. यानी कॉब्स और डगलस के हिसाब से प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर. बेटा उसमें भी इन्होंने थोड़ी ट्विस्ट रखी है. सॉरी, लैंड एंड कैपिटल. लैंड एंड क्या? 2 मिनट. एज पर कॉब एंड डगलस फॉर्मूला, जो दो फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फंक्शन में, वो है कैपिटल और दूसरा है लेबर. कैपिटल और लेबर, उसमें भी उनका यह मानना है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपिटल जितना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है उससे ज्यादा लेबर करता है. अल्टीमेटली कॉब डगलस का यही कहना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो अपना जी जान लगाता है, जो सचमुच में जो मेन फैक्टर है जो प्रोडक्शन असल में करता है, वो है लेबर. इसके हिसाब से वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में, ये श्रेया, प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 होता है. कितना बेटा? 3/4. कॉब्स और डगलस का यह कहना है कि पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर और कैपिटल दो ऐसे फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं. उसके अंदर भी उन्होंने वेटेज देके रखा है. उस वेटेज के हिसाब से 3/4 यानी 75% प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाला लेबर होता है. लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 75%. एंड इट्स अ फैक्ट. सबसे ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा फैक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में? तो अल्टीमेटली लेबर ही है. सो लेबर कंट्रीब्यूट्स टू 3/4 or you can say 75% in the production of a good and service, and 1/4 contribution is done by capital, that is around 25%. तो कॉब एंड डगलस का ये जो फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन, ये कहता है जहां पर 3/4 कंट्रीब्यूशन लेबर का है, 1/4 कंट्रीब्यूशन कैपिटल का है. 3/4 कंट्रीब्यूशन लेबर का है और 1/4 कंट्रीब्यूशन कैपिटल का है. और उनका कहना है कि ये दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में योगदान देते हैं. एंड प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दीज टू वेरिएबल, दैट टू बी 3/4 डिपेंडेंट ऑन labor and 1/4 dependent on capital. Are you getting my point? This production function is developed by Paul Douglas and C. Cobb. From USA. As per Cobb Douglas production function
is a function of capital and labor, and they are the only main factors of production contributing to the production process. 3/4 of the production is contributed by labor and 1/4 is contribution by capital in production of the goods and services. In the production of goods and services. Are you getting my point? Are you getting my point? Right? So Cobbs and Douglas के जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू Q is equal to KLA CK minus A, where Q stands for output, L stands for quantity of labor, C stands for quantity of capital, K and A both are positive constants. इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला देख लेना. तो यहां पर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है. अब प्रोडक्शन फंक्शन समझने के बाद आगे हमें बहुत से एनालिसिस और बहुत से लॉ समझने हैं. उन सभी लॉ समझने के लिए बहुत से टर्म्स है जो हमें प्रोडक्शन के अंदर समझने पड़ेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज टोटल प्रोडक्ट. आई होप यू रिमेंबर आई हैड टॉट अ चैप्टर जिसका नाम है यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर. कहां पढ़ाया था? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. उसमें कंसेप्ट पढ़ाया था यूटिलिटी. चलो तो बोलो भाले उसमें, या फिर कोई भी बोलो, सब लोग बोलो, कोई भी बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी? Utility derived from consumption of all the units of a commodity is called as total utility. यानी 4 चपाती मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो 4 चपाती कंज्यूम कर पूरी जितनी भी मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो मेरी क्या बन रही थी? टोटल यूटिलिटी. अब वैसे ही दिमाग अप्लाई करो. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल प्रोडक्शन देन? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों ला रहा भैया? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पूछा गया. टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या? रेजर हैंड एन आंसर. चलो डोंट रैंडमली आंसर. हाँ, हर एक प्रोडक्शन का एडिशन. हाँ, उसको डिफाइन करो ना ठीक तरह से. हाँ, रेजर हैंड बिफोर योर आंसर. व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रोडक्शन? हाँ, सम ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. यस, ओके. सम ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज प्रोडक्शन, बट sum of quantity produced out of input. So how do we define it properly? Can I say total production is nothing but the total quantity produced? Total production is the total quantity produced out of the given inputs. Given input में से जितना total अपन output निकालते हैं, total production कर रहे हैं, जितना output, total output जितना हम निकाल रहे हैं, जितनी चीजें produce कर रहे हैं, कोई गिवन इनपुट से जितनी भी क्वांटिटी हम बना रहे हैं वो उतनी पूरी क्वांटिटी क्या है? मेरी टोटल प्रोडक्शन. लेट्स से ये वुड है. वुड के शीट्स 1, 2 और 3. पहले वुड से 2 फर्नीचर के सेट बने, दूसरे वुड से 3 फर्नीचर के सेट बने और इससे 4. ठीक है. नाउ these are the different quantity of output with the different quantity of input at the different input. Now in all how much quantities I have produced? In all how much quantity I have produced? 9. So what is 9 denoting? Total product. Total production, or you can also call it as total product. What is total product or total production? Total amount of output produced from the given input. Total output from 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 given input is my total product. Total output. Total output from total input. टोटल इनपुट में से जितना टोटल आउटपुट निकलता है उसे मैं कहता हूं टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन. जितना मैं इनपुट डाल रहा हूं उतने इनपुट से जितना आउटपुट निकल रहा है वो मेरा क्या है बेटा? टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन. सो कैन आई से टोटल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्शन इज सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट आई हैव प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंट इनपुट्स. यस और नो? हाँ या ना? अग्री? समझ में आया? समझ में आया? यस. Total product refers to the total quantity of goods produced with the given input. With the given input, right? So total product is equal to total quantity produced. Next, average product. देखो,
अब देखो मैंने इनपुट कितने इस्तेमाल किए? 3, राइट। मेरा आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना है? 9। सो व्हाट इज माय एवरेज? व्हाट इज माय एवरेज प्रोडक्ट? व्हाट इज माय एवरेज प्रोडक्ट? 3 ना, बरोबर। 9 डिवाइडेड बाय 3, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट इज इक्वल टू, टोटल इनपुट कितने? 3 शीट। टोटल आउटपुट कितना है मेरा? 9। 9 बाय 3 इज इक्वल टू 3। सो व्हाट डज दिस 3 डिनोट? दिस 3 डिनोट्स द एवरेज नंबर ऑफ आउटपुट per unit of input. With per unit of input, the average output or average production I am doing is nothing but my average product. देखो पहले वाले शीट से 2 निकल रहा है, दूसरे से 3, तीसरे से 4, अलग अलग क्वांटिटीज निकल रही है। अब इसका एवरेज अपने को निकालना है। एवरेज मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय एवरेज? मैथ्स, हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशन कितने हैं? फर्नीचर 2, 3, 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने प्लाई? 1, 2 और 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। सो व्हाट डज दिस 3 डिनोट? 3 डिनोट द एवरेज नंबर ऑफ आउटपुट per unit of input. What was 9? 9 was total output with total input. Total input 3 था, तो total output उसमें से 9 था। जब हम 3 बता रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट 3 क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटपुट विथ एवरेज नंबर ऑफ आउटपुट विथ 1 यूनिट ऑफ इनपुट और पर यूनिट ऑफ इनपुट, है ना। आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, क्या बोल रहा हूं मैं? आउटपुट per unit of input, output per unit of input, output per unit of input, output per unit of input is called as average product. समझ में आया? So average product is equal to, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्ट बोलने का इसको, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट विल गिव मी एवरेज प्रोडक्ट. अभी ओके? अभी ओके? कोई पूछना है? टोटल प्रोडक्ट और यू कैन से टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट. जैसे कि टोटल प्रोडक्ट इज ऑफ 100 यूनिट्स, raw material which I use for producing 100 unit is 10. So what is my average output? 100 divided by 10. Now what does this average product of 10 denote? That on an average I can produce 10 units of output with 1 kg of input. Are we okay? Output per unit of input. Output per unit of input is called as average product. Next, marginal. What do we have marginal? Change. What is marginal utility? Change in utility due to change in consumption. Now what is marginal product? Change in product due to change in input. यहाँ पे क्या है? अभी input है, यहाँ input output हम मेजर कर रहे हैं, बराबर. So what is marginal product? Change in output due to change in input is nothing but my marginal product. Change in output due to change in input is my marginal product. अभी ओके? यानी जो एडिशनल इनपुट लेने के बाद जितना एडिशनल प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, उस एडिशनल को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. क्या कहते हैं उसे? मार्जिनल प्रोडक्ट. चेंज इन इनपुट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इज मेजर्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट. यस और नो? मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल आउटपुट derived from every additional unit of input is called as marginal product. Marginal product is equal to total product at n minus total product at n minus 1. वही है हर जगह पे, सिर्फ नाम अलग है. वहां यूटिलिटी था तो यहाँ पे प्रोडक्शन है. सिर्फ यहाँ पे लॉजिक वही है, सिर्फ नाम अलग है. देखो, when I was having 2 kgs of raw material, I was producing 10 units of output. With 2 units of input, I was producing 10 units of output. Later, I used 3 kgs of input and I produced 17 kgs of output. जब मैं 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा था, तब मैं 10 आउटपुट बना रहा था. लेकिन जब मैंने 3
का इनपुट लिया तो मेरा आउटपुट हो गया 17. सो मुझे चेंज इन प्रोडक्ट निकालना है. चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट इज माय मार्जिनल प्रोडक्ट. वो कैसे निकालते हैं हम? टोटल प्रोडक्ट एट n माइनस टोटल प्रोडक्ट एट n माइनस 1. टोटल प्रोडक्ट एट n कितना है? 17. n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2. टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स कितना है? 10. 17 माइनस 10 इज 7. सो व्हाट इज 7? व्हाट डज 7 डिनोट? Marginal product, which states change in output due to change in input. Change in output due to change in input is my marginal product. Output per unit of input is average product. Average product. बरोबर? Change in output due to change in unit, change in input. Hey, change in output due to change in input is marginal product. Output per unit of input is average product. Yes or no? Right? And production total output with total input is total product. Are you getting my point? Term समझ में आए? हाँ या ना? Yes or no? Are you getting my point? चलिए. Now let's try to understand the relationship between average product and marginal product. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है. एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ ऑल दिस रिलेशनशिप एंड द पॉइंट्स व्हिच वी आर लर्निंग नाउ आर ऑल स्टडीड अंडर शॉर्ट रन. These all things we are learning under short run. What happens in short run? All the factors of production are fixed. All the factors of production are fixed. Only one variable factor, that is labor. There is only one variable factor which is labor. Okay. यानी इनपुट जो बदलेगा वो सिर्फ एक ही फैक्टर बदलेगा. वो कौन सा फैक्टर है? लेबर. बाकी सब फैक्टर क्या होंगे? बाकी सब फैक्टर क्या होंगे? फिक्स्ड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड relationship between average product and marginal product in short run. In short run we are going to change only one factor of production. What is that? What is that? Okay, let's start. Now see, there are labor की quantity देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So what I am changing? I am changing one factor of production which is labor. जितना मैं लेबर बढ़ाऊंगा उतना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं. ठीक है? इज इट ओके? चलो, अब इनपुट क्या है यहां पर? लेबर. इनपुट क्या है यहां पर? लेबर. इनपुट क्या है बेटा? लेबर. अब इनपुट के हिसाब से आउटपुट देखो. वन लेबर प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. टू लेबर प्रोड्यूस 210, 3 330, 4 440, 520, 600, 670, 720, 750. नाउ these are the different quantities of output by डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इनपुट. एक लेबर 100, दो लेबर 210, 3 330, 4 मिलकर 440, 5 520, 6 600, 7 670, 8 800, 720 और 9 750. Am I okay? Now we have to understand the relationship between average product and marginal product. Let's say average product is equal to total product divided by total product divided by total product divided by total input. Total output or output per unit of input is called as average product. See, my total product is 100 divided by 1. My average product is 100. 210 is the total product. But how much is the unit of input? 2. 210 divided by 2 is 105. 330 divided by 3 is 110. 440 divided by 4, 110. 520 divided by 5 is 104. 600 divided by 6 is 100. 670 divided by 7 is 95. 720 divided by 8 is 90. And 750 divided by 9 is 83.3. Are we okay? Are we okay? Yes or no? Right? Now this is the calculation or value of average product. What do you mean by marginal product? Change in output due to change in input. Marginal product is equal to total product at n minus total product at n minus 1. When I was not producing anything, what was my total product? 0.
As I deployed first labor, my total product was 100. My total product was 100. So from 0 to 100 it is changed. So what is my marginal unit at first? 100 minus 0 is equal to 100. When I used two quantity of labor, my product was 210. So at 2 units of input, my total product is 210. But out of these 2 units, 1 unit was already giving me a production of 100. 1 unit of labor was already giving me a production of 100. So marginal product at second unit is equal to total product at second unit minus total product at second minus 1 यानी फर्स्ट यूनिट. वो कितना है बेटा? 210 माइनस 100. 210 यहां का, n माइनस 1 कितना? 100. तो कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 110. फिर उसके बाद 330 माइनस 210. ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैलकुलेशन? वो टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1 वाला ऊपर वाला. फिर इसके हिसाब से बाद में कितना है? 440 माइनस 330 110. 520 माइनस 440 80. फिर उसके बाद 600 माइनस 520 80. फिर उसके बाद 670 माइनस 600 70. 720 माइनस 670 50. और उसके बाद 750 माइनस 720 इज इक्वल टू 30. राइट? ओके. तब दोनों भी कैलकुलेशन एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के हमने कर लिए. अभी जो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है, इन दोनों के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम उनका डायग्राम बनाएं, अगर हम इनका डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट मॉडल देना. एक मिनट नीचे आया हुआ. ठीक है कोई बात नहीं. देखो, अगर हम इस डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे दोनों भी कर्व है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और एवरेज प्रोडक्ट कर्व. सबसे पहले तो इधर देखो, ये मैं रेड से उसे मार्क करता हूं, वो है एवरेज प्रोडक्ट. ये मेरी एवरेज प्रोडक्ट कर्व है, हाँ या ना? दूसरी क्या है? मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. ठीक है. ब्लू वाली लाइन मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट है, रेड वाली लाइन मेरी एवरेज प्रोडक्ट कर्व है. अब इन दोनों कर्व को ऑब्जर्व करने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. चलो, रिलेशनशिप में कुछ डिफाइंड पॉइंट्स है, सिर्फ उतने ही पॉइंट्स अपने को समझना है. पहला पॉइंट, पहला रिलेशन, the average product curve and marginal product curve start from the same point A. अभी देखो, फर्स्ट यूनिट पे एवरेज प्रोडक्ट कितना है मेरा? 100. व्हाट इज माय मार्जिनल प्रोडक्ट? 100. सो इससे पहला पॉइंट प्रूव होता है क्या? दैट बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. हाँ या ना? यस और नो? राइट. अब देखो, इसे ओरिजिन से क्यों स्टार्ट किया है? कोई बोलेगा सर ओरिजिन से क्यों स्टार्ट किया है? जब लेबर 0 था तो टोटल प्रोडक्ट 0 था, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था, एवरेज प्रोडक्ट 0 था. सभी के सभी एक ही जगह से शुरू हुए, वो है 0. हेंस द टोटल प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व all start from the origin. Because when the labor quantity was 0, total product was 0, marginal product was 0, and average product was 0. Hence, in all the cases, you will always find that the marginal product curve and average product curve both start from the same point, and that point is origin, जो कि हमारे इस पे O है, यहां से दोनों शुरू हो रहे. हाँ या ना? Yes or no, girls? Second point, the marginal product and average product curve are equal at the starting point, that is 100, as shown in the above schedule. As the marginal product rises, average product also
rises but marginal product increases at a rate greater than the average product. देखो ऑब्जर्व करो, स्केड्यूल को ऑब्जर्व करो, बाकी छोड़ दो, डायग्राम में दिख जाता है. अभी देखो 100, 105, 110, 110, देखो दोनों भी बढ़ रहे हैं. 100, 110, 120, दोनों की बढ़ने की स्पीड है, दोनों की भी बढ़ने की स्पीड है. लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है? ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट. बरोबर. अब देखो दो कर्व है, अभी दोनों कर्व है. जो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा वो ऊपर रहेगा और जो कम स्पीड से मूव करेगा वो नीचे की तरफ रहेगा ग्राफ पे. हाँ या ना? तो दोनों अगर एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं तो जो ऊपर से फास्ट बढ़ रहा है वो क्या है? मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. और जो धीरे से बढ़ रहा है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व. दोनों भी बढ़ रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा. इट दे विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. हाँ या ना? तो देखो इधर हमारी कर्व को ऑब्जर्व करो फिर से. देखो शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में ये भी बढ़ रहा है और शुरुआत में ये भी बढ़ रहा है. लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ से कौन जा रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. ज्यादा ऊपर से कौन जा रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट. क्रूज कौन कर रहा है? ऊपर की तरफ से ऐसा भाग कौन रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. हाँ या ना? तो दोनों शुरू एक ही पॉइंट से होते हैं, बाद में दोनों बढ़ने लगते हैं, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व से ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है. राइट? दिस रिलेशनशिप स्टेट दैट MP is greater than AP and can also be seen in the two part of the schedules. इसका मतलब सबसे पहले दोनों भी एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, दोनों भी एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं. यानी जब पहला पॉइंट आया तब MP was equal to AP. हाँ या ना? दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, मतलब दोनों इक्वल थे. जब इक्वल थे तभी एक पॉइंट से शुरू हुए. So at start both MP and AP were equal. फिर जैसे ही बिजनेस में मैं इनपुट बढ़ाने लगता हूं, जैसे ही मैं बिजनेस में इनपुट बढ़ाने लगता हूं, वैसे क्या होने लगता है? वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, बट मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट. हाँ या ना? देखो 105, 110, 110, 120 ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट. अब तीसरा पॉइंट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट is the point where the average product is maximum. अब देखो ये वाला पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट और मैक्सिमम प्रोडक्ट दोनों भी इक्वल है. दोनों भी क्या है? इक्वल. दो अलग अलग कर्व है, दोनों इक्वल है, मतलब वो क्या कर रहे हैं? उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. इतना मैथ्स तो पता है तुम्हारे को, है कि नहीं? हाँ. Whenever two curves are equal, they intersect at a particular point. साक्षी लक्ष्य दे. When two curves intersect at a particular point, they are equal. यानी कि अब क्या बोल रहे हैं? दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हो रही है. जहां से एक जगह से शुरुआत थी दोनों क्या थे? इक्वल थे. बाद में दोनों बढ़ने लगे. ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट. और एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन धीरे से. बाद में एक पॉइंट पे आने के बाद दोनों इक्वल हो रहे, माने जहां इक्वल हो रहे वापस से क्या होगा? इंटरसेक्शन. हाँ या ना? यस और नो? अग्री? तो चलो अब ये बढ़ते 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 बाद में एक ऐसा पॉइंट आ गया, देखो यहां पर बाद में एक ऐसा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट S. अब इस पॉइंट S पे देखो, अब इस पॉइंट पे S पे ऑब्जर्व करो. कहना है इसे दिस इज द पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व आर इक्वल. हाँ या ना? तो दोनों भी क्या यहाँ पे 110, दोनों स्टार्ट एक जगह से हुए, दोनों वर इक्वल. बाद में मार्जिनल बहुत फास्ट से बढ़ने लगा, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा था. अल्टीमेटली वो दोनों जाकर एक जगह पे मिले, उस पॉइंट पे दोनों इक्वल हुए. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर इक्वल. द पॉइंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर इक्वल is the point where
द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज मैक्सिमम. नाउ लुक एट द एवरेज प्रोडक्ट कर्व. सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट कर्व को ऑब्जर्व करो. क्या ये इस एस पॉइंट पे मैक्सिमम है? क्या वो तुम्हें इस एस पॉइंट पे मैक्सिमम दिखती है? हाँ या ना? So marginal product curve, average product curve, Sanskriti, they both start at the same point. They start at the same point. They start from the origin. क्योंकि जब लेबर जीरो है तब आउटपुट जीरो है. दोनों भी जीरो है. एमपी भी जीरो है. एपी भी जीरो है. स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन है. लेकिन जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने लगता है. एवरेज प्रोडक्ट बढ़ने लगता है. लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ता है. एवरेज प्रोडक्ट कम स्पीड से बढ़ता है. आया ना? यस और नो? यस और नो? बाद में दोनों जाकर एक पॉइंट पे जुड़ते हैं, मिलते हैं. दोनों के बीच में मिलाप होता है. जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं वो पॉइंट पे फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं, यानी दोनों भी इक्वल हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज द पॉइंट एस. बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर इक्वल. बट वन थिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड हियर. शुरुआत एक साथ होने के बाद आगे चलकर वापस से जब वो इक्वल होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस एवरेज प्रोडक्ट का टॉप मोस्ट या मैक्सिमम पॉइंट देखा जाता है. अगेन सेकेंडली वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर इक्वल, दैट इज द पॉइंट वेयर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. दैट इज द पॉइंट वेयर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. दैट इज द पॉइंट वेयर average product is maximum. Do you agree? Do you agree? So that is the point where average product is maximum. Are we okay? Are we okay? Very fine. Okay. Next. As marginal product falls, average product also falls. Yes. As marginal product falls, average product also falls, but marginal product falls at a faster rate than the average product. But marginal product falls at a faster rate than the average product. That means after the point of intersection, marginal product is less than average product. Marginal product is less than average product. Yes or no? देखो तो जरा टेबल में नीचे की तरफ देखो. Average product is greater than, average product is greater than, average product is greater than, average product is greater than. ऊपर की तरफ मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर था तो ज्यादा स्पीड से कौन चढ़ रहा था? मार्जिनल प्रोडक्ट. कम स्पीड से कौन चढ़ाई कर रहा था? एवरेज प्रोडक्ट. बाद में दोनों भी एक जगह पे आके इक्वल हो गए. उस इक्वल पॉइंट पे ऑब्जर्व करो 110 जिस पॉइंट पे वो आए हैं, जिस पॉइंट पे वो आए हैं, सॉरी मैंने गलत जगह पे उसको सर्कल किया है. जिस पॉइंट पे वो इक्वल है उस पॉइंट पे क्या एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है? एवरेज प्रोडक्ट क्या उस पॉइंट पे मैक्सिमम है? ये दोनों इस पॉइंट पे इक्वल है तो इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट 110 है. कहीं पे है क्या? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर एमपी एंड एपी आर इक्वल इज द पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम. इसके बाद क्या हो रहा है बेटा? इसके बाद दोनों भी डिक्लाइन हो रहे हैं. लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन डिक्लाइन हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट. यानी इसके बाद वाले फेज में सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा था, एवरेज प्रोडक्ट कम था. दोनों बाद में इक्वल हुए. बाद में एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो गया. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब देखो कर्व की तरफ आओ. अब देखो पहले दोनों भी स्टार्ट एक जगह से कर ले. एक जगह से स्टार्ट करने के बाद दोनों भी बढ़ने लगे. मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगा, एवरेज प्रोडक्ट कम स्पीड से बढ़ने लगा. बाद में दोनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होते हैं. वो पॉइंट जहां पर दोनों इक्वल होते हैं वहां पर एवरेज प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम देखता है. उसके बाद दोनों भी डिक्लाइन करने लगते हैं. दोनों भी क्या करने लगते हैं? डिक्लाइन करने लगते हैं. दोनों भी क्या करने लगते हैं? डिक्लाइन करने लगते हैं. देखो बेटा मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व गिर रही है जो रेड लाइन दिखाती है. मेरी एवरेज प्रोडक्ट कर्व गिर रही है जो मेरी ग्रीन लाइन बताती है. AP is falling, MP is falling. इंटरसेक्शन के पॉइंट के बाद AP गिर रहा है, MP गिर रहा है. बोथ आर फॉलिंग. लेकिन ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ कौन गिर रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट. यस और नो? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? राइट. सो हम रिलेशनशिप्स समझ रहे थे. पहला रिलेशनशिप क्या है? एट द स्टार्ट
MP and AP are equal. They start at the same point, that is 0, that is origin. Later on, MP increases, AP increases, but MP increases at a faster rate than AP. फिर इसके बाद हमने क्या देखा? Marginal product is again equal to AP, but at this point AP is maximum. But AP is maximum. और चौथे स्टेज में रिलेशनशिप में MP is falling, AP is falling, both are falling, but AP is greater than MP. Are you okay? Are we okay? Are we okay? किसी कुछ पूछना है? किसी कोई डाउट है? अब इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे कल मैं आपको नया लॉ सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये ऐसे ही क्यों चलता है इसके रीजंस और लॉजिक भी मैं आपको कल समझाऊंगा। क्यों सर शुरुआत में एमपी इतने फास्ट से बढ़ रहा है, क्यों एपी इतने फास्ट से नहीं बढ़ रहा, बाद में क्यों इतने फास्ट से वो डिक्लाइन हो रहा है, क्यों ये नहीं हो रहा है, इसके सारे रीजनिंग सब चीजों का आंसर हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मिलेगा, जिसे हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।